नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। कांग्रेस और उनके आला नेताओं की सच्चाई आजकल समाचार पत्रों से ज्यादा किताबों में छपती है। किताबों में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिस पर कांग्रेसियों के होश उड़ रहे हुए हैं। किताब में लिखे एक एक शब्द किसी परमाणु बम से कम नहीं है और इन खुलासों ने कांग्रेस पर जो हमला किया है शायद ही उसके आला नेता डैमेज कंट्रोल कर पाए। दरअसल पहले बराक ओबामा जैसे बड़े नेता ने राहुल गांधी को लेकर लिखा कि वो अपरिपक्व नेता है, वो अभी सीख रहे हैं। इस किताब में हुए खुलासे ने पहले ही कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद कर दी थी। अभी वो इसे उभर ही पाते कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब सामने आ गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी किताब ने उनकी भावनाओं को मुखर रूप से सामने रखा है। उनकी किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जो कि मंगलवार को बाजार में आ गई। उन्होंने ये पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। रूपा प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इस किताब में प्रणब मुखर्जी ने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों की जानकारी दी। इसमें एक खास मौका था 2014 लोकसभा का चुनाव, जिसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई। लोगों ने कांग्रेस के आला कमान पर सवाल उठाए, नेतृत्व पर सवाल उठने लगे, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पुरानी परिपाटी पर ही चली आ रही थी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती भी चली गई। प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में पुस्तक में लिखा है, ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीट जीत सकी। कांग्रेस एक पूर्व राष्ट्रीय संस्था है जो लोगों की जिंदगियों से जुड़ी है। इसका भविष्य हर विचारवान व्यक्ति के लिए हमेशा सोचने का विषय होता है। कांग्रेस को 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी। इस पर उन्होंने लिखा है कि उस दौरान पार्टी की हार की मुख्य वजह यह थी कि वो लोगों की उम्मीद और आकांक्षाएं पूरी करने में असफल रही थी। मुखर्जी ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक अनुभवहीनता और घमंड ने भी आगे पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि पार्टी अपने करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान करने में सफल नहीं रही। पंडित नेहरू जैसे कद्दावर नेताओं ने सुनिश्चित किया कि भारत अपने अस्तित्व को कायम रखे और एक मजबूत एवं स्थिर राष्ट्र के तौर पर विकसित हो। दुखद है कि अब ऐसे अद्भुत नेता नहीं है जिससे औसत लोगों की सरकार बन गई। सिर्फ यही नहीं, प्रणब ने आगे लिखा है कि मुझे लगता है कि संकट के समय पार्टी नेतृत्व को अलग दृष्टिकोण से आगे आना चाहिए। अगर मैं सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर काम जारी रखता तो मैं गठबंधन में ममता बनर्जी का रहना सुनिश्चित करता है। इसी तरह महाराष्ट्र को भी बुरी तरह संभाला गया। इसकी एक वजह सोनिया गांधी की तरफ से लिए गए फैसले भी थे। मैं राज्य में विलासराव देशमुख जैसे मजबूत नेता की कमी के चलते शिवराज पाटिल या सुशील कुमार शिंदे को वापस लाता। मुझे नहीं लगता कि मैं तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी देता। मुझे पूरा भरोसा है कि सक्रिय राजनीति में मेरी मौजूदगी से सुनिश्चित हो जाता कि कांग्रेस को वैसी मार ना पड़ती जैसे उसे 2014 लोकसभा चुनाव में झेलनी पड़ी। प्रणब मुखर्जी ने दोनों प्रधानमंत्रियों के लिए भी अपने विचार सामने रखे। उन्होंने लिखा, मैंने जिन दो पीएम के साथ काम किया उनके लिए प्रधानमंत्री बनने का मार्ग बहुत अलग था। एक तरफ तो सोनिया गांधी द्वारा डॉक्टर सिंह को पद की पेशकश की गई थी, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 2014 में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा का नेतृत्व करने के बाद लोकप्रिय पसंद के माध्यम से प्रधानमंत्री बन गए। इस फर्क को आप समझिए। एक में जहां राजा की तरह मनमोहन सिंह को कुर्सी सौंप दी गई थी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को जनता ने कुर्सी पर बैठाया। ये इन दोनों में अंतर है। दोनों वाक्यों में कितना अंतर है, इस बात को स्पष्ट रूप से प्रणब मुखर्जी ने लिख दिया। जिस बात की चर्चा लोग अक्सर आशंकाओं के साथ किया करते थे, उस बात को प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में जगह दी है। सिर्फ यही नहीं, प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में एक ऐसी बात भी लिखी है जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, नेपाल भारत में विलय चाहता था मगर नेहरू ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि नेहरू ने बहुत कूटनीतिक तरिके से नेपाल से निपटा। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद हरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि अगर इंदिरा गांधी उनकी जगह होती तो शायद वो अवसर का फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। उनकी इन बातों पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखंड भारत की परिकल्पना को खंड खंड करने का काम नेहरू गांधी परिवार ने ही किया है। प्रणब दा की पुस्तक ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अखंड भारत की कल्पना को खंड खंड करने का काम नेहरू गांधी परिवार ने किया। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बहुसंख्यक थे और नेहरू गांधी परिवार तुष्टीकरण की नीति पर जीवन भर चला। वही तुष्टीकरण का परिणाम है कि हमारे अखंड भारत की कल्पना साकार हुई।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस किताब के लॉन्च होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पब्लिकेशन हाउस से किताब का प्रकाशन रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वो एक सामग्री को देखना और अप्रूव करना चाहते हैं, पर इस बीच उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता किताब को अप्रूव कर चुके थे। साथ ही उन्होंने अभिजीत को सस्ती लोकप्रियता से बचने की नसीहत भी दी थी। अब जब ये किताब सामने आ चुकी है तो विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अभी देखिए इसमें और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।